नमस्कार दोस्तों, मैं नवरत्न प्रजापत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। आज हम जो पढ़ेंगे वो कक्षा 10 का जो छठा भाग है वो पढ़ेंगे। उसके अंदर जो टॉपिक आएगा वो आज वाला जो टॉपिक है थोड़ा टफ है, क्योंकि हमने पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो था मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद में जो टॉपिक आते हैं वो थोड़े से टफ है, जिसके अंदर अपने शुंग वंश और जो सातवां वंश है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्या है, जो टॉपिक है ये थोड़ा टफ है। तो ये कि जब वीडियो अपलोड हो तो वीडियो अपलोड होने के बाद में उसको पूरा देखें। ये नहीं कि बीच में काट दिया और कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। पूरा देखोगे तो आपको चीज समझ में भी आएगी। है छोटे छोटे लेकिन ये थोड़े से टफ टॉपिक है। तो आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा शुंग वंश और सातवां वंश। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो। तो आज के अपने टॉपिक के अंदर कक्षा 10 का जो पहला पार्ट है, पार्ट का नाम है भारत का स्वर्णिम इतिहास। पार्ट का नाम बताए दिया आपको, भारत का स्वर्णिम इतिहास। ये कक्षा अपने 10 के लिए है। अब जो पहला टॉपिक आता है वो आता है शुंग वंश। पहला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है शुंग वंश। अब मौर्य वंश था, मौर्य वंश के जस्ट बाद में यानी उसके बाद में जो वंश आया था वो आया था अपना शुंग वंश। अब शुंग वंश की स्थापना, शुंग वंश का जो संस्थापक है वो किसको माना जाता है? वो अपने माना जाता है पुष्यमित्र शुंग को। और इसने जो इसकी स्थापना की थी वो की थी 185 ईसा पूर्व में। इसने शुंग वंश की स्थापना की थी 185 ईसा पूर्व के अंदर। और किसको मारकर या किसको हटाकर इसने मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था वरहदत्त, उसकी हत्या करके 185 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने वरहदत्त की हत्या करके, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था उसकी हत्या करके यहां पर शुंग वंश की स्थापना कर दी। पुष्यमित्र शुंग जो था ये वरहदत्त का पुष्यमित्र शुंग वरहदत्त का प्रमुख सेनापति था। तो इसने इसको धोखे में रख के वरहदत्त की हत्या करके 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। अब इसने क्या है, अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। इसने अपने जीवन काल में अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन करवाया था। और जो ये अश्वमेध यज्ञ है ये इसने जो सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण के जो कवि थे पतंजलि, इनकी देखरेख में इसने क्या किया था, ये अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और इसने अश्वमेध यज्ञ 2 बार करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। ये था मुख्य जो शुंग वंश की स्थापना थी वो। शुंग वंश था, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सिंह ने की 185 ईसा पूर्व में। इसने मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वरहदत्त, उसकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और ये वरहदत्त का क्या था, प्रमुख सेनापति था। उसके बाद इसने अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। और ये सब किसकी देखरेख में? पतंजलि की देखरेख के अंदर इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। और इसका जो शासनकाल था वो शासनकाल 151 ईसा पूर्व तक था। यानी इसका जो शासनकाल था पुष्यमित्र शुंग का वो 185 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक, यानी इसने 34 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद शुंग वंश के कुछ अन्य जो और राजा है वो देखो। एक आता है अग्निमित्र, एक आता है अपने
ज्येष्ठ मित्र, ज्येष्ठ मित्र के बाद आया था भद्रक, भद्रक के बाद में आया था अपने भद्रसार, सॉरी भागवत, और भागवत के बाद में आया था देवभूति। इनके बारे में संपूर्ण नहीं बता रखा, खाली जो शुंग वंश के जो और जो राजा थे उनके बारे में बताया हुआ है। यानी पुष्यमित्र शुंग के बाद में जो राजा हुए शुंग वंश में वो ये थे। और उसके बाद में 73 ईसा पूर्व में, 73 ईसा पूर्व में इनका एक अमात्य यानी एक मंत्री था, जिसने क्या कर दिया, मंत्री था वासुदेव। इसने इस देवभूति को सिंहासन से हटा दिया। तो अपना जो शुंग वंश था ये इतना ही था। थोड़ा टफ है, लेकिन इसको अगर आप एकदम आराम से वीडियो को एक बार दो बार देखो तो आपको ये सारा का सारा समझ में आ जाएगा। शुंग वंश मौर्य वंश के बाद का जो वंश था, पुष्यमित्र शुंग संस्थापक। इसका राज्यकाल 185 ईसा पूर्व से 151 ईसा पूर्व तक। पुष्यमित्र शुंग वरहदर्थ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। और ये वरहदर्थ का क्या था, प्रमुख सेनापति। इसने अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध करवाया और साथ में सारा का सारा ये पतंजलि की देखरेख में करवाया था। शुंग वंश के और जो पुष्यमित्र शुंग के बाद के जो राजा थे, अग्निमित्र, ज्येष्ठ मित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। साथ में ही 73 ईसा पूर्व में इनके एक अमात्य यानी एक मंत्री थे वासुदेव, जिन्होंने क्या कर दिया, देवभूति को राज सिंहासन से हटा दिया। अब इसके बाद जो वंश आता है अपने, इसके बाद में जो वंश आता है वो अपना आता है सातवाहन वंश। है छोटा ये भी, लेकिन थोड़ा सा ये क्या है, मुश्किल है। तो अपना जो अगला वंश आता है वो आता है सातवाहन वंश। यानी शुंग वंश के बाद में जो भारत में वंश आया था वो था सातवाहन वंश। अब इस सातवाहन वंश की स्थापना या संस्थापक कौन था? ये था एक सिमुक नाम का व्यक्ति। इसने 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की स्थापना की और इसका शासनकाल 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक नामक व्यक्ति ने की। 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल था और इसने सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व के अंदर कर दी थी। और सातवाहन वंश का जो पहला जो एरिया था जहां पर इसने सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य इसने क्या, सातवाहन वंश की स्थापना की। इसी सातवाहन वंश को क्या है, आंध्र वंश के नाम से भी जानते हैं। ये जो सातवाहन वंश है इसका जो अन्य नाम अपने को मिलता है वो मिलता है आंध्र वंश। आंध्र वंश के नाम से भी क्या है, सातवाहन वंश को हम जानते हैं। अब सातवाहन वंश का जो अगला जो शासक हुआ वो हुआ था अपने सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी जो प्रथम था इसने जो दक्षिणी भारत था इसके ऊपर क्या कर दिया, शासन किया। यानी सातवाहन वंश के राज्य को या साम्राज्य को फैलाया, ठीक है। और जो दक्षिणी भारत है इसके ऊपर सातकर्णी प्रथम ने अधिकार कर लिया था। इसी के शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है अपने को। यानी इसने अपने शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। अब ये मेध होता है, ध्यान रखना, मेघ नहीं होता है, ये मेध होता है, मेघ नहीं होता। अश्वमेध, अश्वमेध का अश्व का अर्थ होता है घोड़ा और मेध का अर्थ होता है बलिदान, यानी घोड़े का बलिदान, उसके लिए जो ये करवाया जाता है उसको अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। इसने जो अपनी राजधानी थी इसकी जो राजधानी थी वो थी अपने प्रतिष्ठान, जिसको वर्तमान में पैठन के नाम से जानते हैं।
सातकर्णी प्रथम है, इसने दक्षिणी भारत के ऊपर शासन किया, अश्वमेध यज्ञ भी इसने करवाया, और साथ ही में प्रतिष्ठान जो पड़ती है गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान, इसको इसने अपनी राजधानी बनाया, जो वर्तमान में पैठण के नाम से जानी जाती है। अब इसकी मृत्यु के बाद में, सातवाहन वंश के ऊपर शकों ने क्या कर दिया, शक वंश जो था उसने आक्रमण कर दिया, जिससे सातवाहन वंश की जो ताकत थी, जो साम्राज्य था, वो कम हो गया, और साथ ही में इनकी जो ताकत थी वो कमजोर हो गई, इनकी शक्ति के अंदर हवास उत्पन्न होने लग गया था। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद शकों ने क्या कर लिया, इनके राज्यों के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। शक वंश को क्षत्रप वंश भी कहते हैं। अपना जो शक वंश आता है, शक वंश को क्षत्रप वंश भी कहा जाता है। अब सातकर्णी प्रथम के बाद में एक राजा बना था, जो सातवाहन वंश के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है, वो आता है अपने गौतमीपुत्र सातकर्णी। अब गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये सातवाहन वंश का 27वां शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो ये 27वां शासक था। और दूसरा, इसके बारे में एक जो मुख्य बात है वो बताता हूं, किताब में आपको नहीं दे रखी है, लेकिन जो मुख्य बात वो ये है कि गौतमीपुत्र, इसकी जो माता का नाम था वो था गौतमी, और ये प्रथम राजा था जिसने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया था। ये प्रथम शासक था जिसने अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाया था। तो ये इसके लिए मुख्य है, आपकी किताब में है नहीं, लेकिन फिर भी आगे के लिए कभी काम आए। और ये सातवाहन वंश का 27वां शासक था। इसने क्या किया, वापिस शकों को पराजित करके जो दक्षिणी भारत था, इसके ऊपर इसने क्या कर लिया, वापिस सातवाहन वंश का साम्राज्य स्थापित किया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और साथ में इसने जो पश्चिमी क्षत्रप थे, यानी पश्चिमी जो शकवंश थे, पश्चिमी जो क्षत्रप थे, उनको भी क्या कर लिया, उस साइड का जो एरिया है उसको भी अपने अधिकार में ले लिया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। अब इसके बाद एक राजा आया था, यज्ञश्री, या फिर इसको बोल सकते हो आप सातकर्णी। यज्ञश्री और जो सातकर्णी जो आया था, सॉरी, गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने 27वां नहीं था, 27वां ये था, सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। गौतमीपुत्र सातकर्णी अपने 27वां नहीं था, 27वां शासक यज्ञश्री था। यज्ञश्री जो सातकर्णी आया था, इसने क्या है, कुछ सिक्के चलाए, जिसके अंदर देखो सोने, चांदी, तांबे, शीशा, जस्ता, यानी यज्ञश्री ने कुछ सिक्के चलाए थे, सोने, चांदी, तांबे, शीशे, जस्ते की इसने क्या है, अपने शासनकाल में सिक्के चलाए थे। और ये सातवाहन वंश का 27वां शासक था। गौतमीपुत्र सातकर्णी नहीं था, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। यज्ञश्री 27वां शासक था सातवाहन वंश का। इसने सिक्के चलाए, साथ ही में इसके सिक्कों पर अपने को जलपोत का चित्र मिलता है। यानी इसका जो, मान लो ये सिक्का है, ऐसा जो भी किसी भी प्रकार का कोई सिक्का होगा, ठीक है, इस सिक्के के ऊपर अपने को क्या है, नाव बनी हुई मिलती है, यानी जलपोत, ठीक है। तो इसके जो सिक्के हैं उनके ऊपर अपने को जलपोत का क्या चित्र अंकित मिलता है। इससे अपने को क्या पता चलता है कि इसका जो शासन था, इसका जो राज्य था, वो समुद्र के अंदर भी था।
यानी जो समुद्री जो राज्य थे, इससे भी अपने को क्या है पता चलता है उन जलपोतों से। यानी इसका जो है वो समुद्र तक इसका राज्यकाल क्या था, विस्तृत था। यानी जो यज्ञशिला जो सातकर्णी था, इसके जो सिक्के हैं उसके ऊपर जलपोत का अपने को चित्र मिलता है, और उस चित्र के तहत अपने को यह पता चलता है इसका जो साम्राज्य था ये समुद्र तक विस्तृत यानी समुद्र तक फैला हुआ था। अब आगे देखो, जो सातवाहन वंश वाले थे ये क्या थे, हिंदू धर्म के अनुयायी थे। सातवाहन वंश का जो धर्म था ये हिंदू धर्म था। इन्होंने ही सातवाहन वंश ने सबसे पहले सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा प्रारंभ की। यानी सातवाहन वंश जो था ये हिंदू धर्म के अनुयायी थे, और साथ में ही इन्होंने ही सबसे पहले सर्वप्रथम यानी सबसे पहले सातवाहन वंश वालों ने ही ब्राह्मणों को भूमि दान में देने की प्रथा क्या है प्रारंभ की थी। और उसके बाद में अगर आगे देखो आप, और इनके जो राजा थे, इन्होंने सातवाहन वंश जो शासक थे, इन्होंने चैत्य व विहारों का निर्माण भी करवाया था। जो सातवाहन वंश जो है इसने इन्होंने अपने शासनकाल में जो चैत्य और विहार है उनका भी निर्माण करवाया था। अब इस चैत्य के अंदर सबसे जो प्रसिद्ध चैत्य है वो चैत्य अपने आता है कार्ले का चैत्य। कार्ले का जो चैत्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अंदर कार्ले का जो चैत्य है ये 40 मीटर तो अपने लंबा है, और साथ ही 15 मीटर ये है क्या है ऊंचा है। ये इस कार्ले के चैत्य की क्या है विशेषता है। कार्ले का जो चैत्य है, इन चैत्यों के अंदर क्या था प्रसिद्ध था। तो सातवाहन वंश के बारे में मैंने भी आपको बताया कि सातवाहन वंश के जो शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने सबसे पहले ब्राह्मणों को क्या है भूमि दान में देने की प्रथा शुरू की, यानी ब्राह्मणों को भूमि दो, ये प्रथा जो थी सबसे पहले सातवाहन वंश ने प्रारंभ की। साथ ही में इसके जो शासक थे उन्होंने चैत्य और विहारों का निर्माण करवाया, जिसके अंदर जो सुप्रसिद्ध आता है वो आता है कार्ले का चैत्य। और इस कार्ले के चैत्य की विशेषता क्या थी कि ये 40 मीटर तो लंबा था और 15 मीटर इस कार्ले के चैत्य की ऊंचाई थी। साथ में ये क्या है, ये एक जो है ये चैत्य वास्तुकला का मुख्य उदाहरण है। यानी कार्ले का जो चैत्य है ये चैत्य वास्तुकला का मुख्य उदाहरण है। अब अपने जो अगला जो टॉपिक आएगा सातवाहन वंश के बाद में जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा अपना गुप्त वंश। गुप्त वंश भी काफी महत्वपूर्ण है। इनका जो शासनकाल था वो 275 से लेके 550 ईस्वी तक अपने को मिलता है। काफी इंपोर्टेंट है ये भी। गुप्त वंश जो है इसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां थी, इसका जो गुप्तकालीन जो प्रशासन था, गुप्तकालीन जो समाज था, ये काफी महत्वपूर्ण है। मौर्य वंश जितना अपने इंपोर्टेंट था उसी की तरह का ये भी इंपोर्टेंट है। साथ में मैंने आज आपको शुंग और सातवाहन वंश के बारे में पढ़ाया। तो ये जो शुंग और सातवाहन वंश है थोड़े से ये क्या है टफ है, लेकिन आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको ये एकदम आसानी से समझ में आएगा। एक बार नहीं तो 2 बार आप वीडियो को देखो, जिससे क्या है आपको जो शुंग और सातवाहन वंश है इसके जितने भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से बता सकते हो, ताकि जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करूंगा या अपना अगला वीडियो में जो भी पढ़ाऊंगा उससे पहले जो आपका
कमेंट होगा, आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर मैं आपको उस वीडियो के अंदर दे दूंगा। तो आज जो हमने टॉपिक किए थे वो थे शुंग वंश और सात वंश। कल अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा गुप्त वंश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। साथ में जो भी अपने इस चैनल के ऊपर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करना है, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करो और साथ में चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन्यवाद।